आज की कहानी है दोस्तों, सौभाग्य का सिंदूर। अजीत की उस कस्बे में सरकारी स्कूल में नियुक्ति हुई थी। पहली नियुक्ति होने के कारण उसका उत्साह चरम पर था, पर विद्यालय की जीर्ण अवस्था देखकर उसका मन उचटता जा रहा था। इतनी जल्दी स्थानांतरण भी संभव न था। अजीत खुद को समझाते हुए अपने अध्यापन में ध्यान देने लगा। मध्यम वर्गीय संयुक्त परिवार में पले बड़े होने से लाभ मिला उसे ग्रामीण परिवेश में ढलने के लिए अजीत के व्यक्तिगत प्रयासों से न केवल विद्यालय भवन की दशा सुधरी, बल्कि दाखिले के रजिस्टर में छात्रों की उपस्थिति भी पहले से बढ़ गई। कस्बे के सम्मानीय व्यक्ति सुरेश बाबू ने विनती करके अजीत को अपने बेटे को घर से अलग घर में पढ़ाने के लिए मना लिया। अजीत मनीष को पढ़ाने जाने लगा था। 5वीं कक्षा में पढ़ने वाले मनीष का यह उसकी कक्षा में दूसरा साल था। पढ़ाई के प्रति पूर्णतः लापरवाह मनीष अजीत के आने से पहले अपने कमरे में गंभीर होकर बैठा मिलता। करीने से सजे बाल, धुले कपड़े पहनकर मनीष एक होशियार बच्चा दिखता था। अजीत ने ध्यान दिया कि उसके आने से पहले उस कमरे को किसी निपुण हाथों से सजाया जाता है। मोगरे की सुगंध कमरे में भरी रहती थी। मेज पर रखे गुलदस्ते में हर दिन ताज़े फूलों का गुच्छा मिलता था अजीत को। पहले उसने सोचा कि किसी नौकर का काम होगा, पर जैसे जैसे दिन बीतने लगे उसे कमरे के आसपास किसी के होने का एहसास हुआ। हमेशा एक जोड़ी बड़ी बड़ी काली आंखें उसका पीछा करती दिखती। एक दिन मनीष की कॉपी से उसका नाम खूबसूरती से लिखा देखकर अजीत ने पूछ ही लिया, अरे वाह मनीष, इतनी अच्छी लिखावट किसकी है तुम्हारे घर में? मनीष ने जवाब दिया, दीदी की। ओह, किसमें पढ़ती है तुम्हारी दीदी? अजीत ने लिखावट से प्रभावित होकर फिर से पूछा। इतने में मनीष की मां नौकर के साथ चाय और जलपान लेकर पहुंची। उन्होंने शायद अजीत की बात सुन ली थी, सो खुद ही जवाब दिया, देखिए मास्टर जी, आप मनीषा के बारे में ज़्यादा पूछताछ मत करिएगा। 19 साल की होते ही ब्याह दिया था हमने। शादी के 3 दिन में ही विधवा हो गई। दामाद जी को दिल की बीमारी थी। उसको ससुराल वालों ने बहुत समझाया, पर मनीषा के मन में जाने क्या है, रुकी ही नहीं वहाँ। तब से यहीं पर है, अलग कमरे में रहती है। बाहर वालों से मेल जोल नहीं करने देते हम, लड़की जात है ना। अजीत का अंदाज़ा सही निकला। कोई तो था जिसकी उपस्थिति का आभास होता था उसे। कमरे की सजावट देखकर ही सजाने वाले की खूबसूरती पता चल गई थी। उसे मनीष को पढ़ाते हुए साल भर हो रहा था, पर मनीषा का चेहरा एक बार भी नहीं देख पाया था अजीत। मनीष ने उसके बारे में काफ़ी कुछ पूछ चुका था अजीत। उसे जानकर बहुत खुशी हुई कि मनीषा को पढ़ने लिखने का शौक़ था। अब से अजीत हर दूसरे तीसरे दिन प्रेरक कहानियों की किताब मनीष के हाथ में देने लगा। मनीषा के लिए बिना देखे जैसे प्रेम हो गया था उसे। मनीषा के पिता के सम्मान और मनीषा की मनोदशा को देखते हुए अजीत की कभी हिम्मत नहीं हुई मनीषा से मिलने की। होली के दिन मनीष की मां ने खाने का बुलावा दिया था, जिसे अजीत ने फौरन मान लिया था। दोपहर से पहले ही हाथों में गुलाल का पैकेट लिए अजीत जैसे ही मुख्य दरवाजे से अंदर आने को हुआ कि बाहर से दौड़कर आती हुई मनीषा से टकरा गया वो। मंदिर से लौटते समय बाहर मनीषा को एक सांड दौड़ा रहा था। मनीषा को देखकर अजीत अपलक देखता ही रह गया। एक मासूम पवित्रता थी उसके चेहरे पर। हड़बड़ी में अजीत के हाथों से गुलाल का पैकेट नीचे गिर गया और गुलाल की कुछ छींटें मनीषा की साड़ी में लग गईं। मनीषा बहुत ज़्यादा डर गई। अजीत को भी अटपटा लग रहा था। अजीत आज सुरेश बाबू को बताने आया था कि वो कुछ दिनों के लिए अपने घर जा रहा है, मनीष को पढ़ाने नहीं आ पाएगा। सुरेश बाबू ने सीधे सीधे ही अजीत को अपने घर पर आने के लिए मना कर दिया। उनकी जवान विधवा बेटी पर समाज कीचड़ के दाग लगा सकता है अजीत की वजह से। अजीत चुपचाप स्वीकृति दे दी और बस में बैठकर अपने घर चला गया। मनीषा को देखने के बाद एक अदृश्य डोर खींच रही थी उसे मनीषा की ओर। अजीत की माँ तो कभी नहीं मानेगी एक विधवा से शादी करने की बात। 10 दिनों तक अजीत अपने घर में बेमन सा पड़ा रहा। माँ के पूछने पर तबीयत खराब का बहाना बना देता था। अजीत सुबह की बस पकड़कर लौट आया। बस स्टैंड पर उतरते ही कानाफूसी उसके कानों पर पड़ी। लोग मनीषा के सन्यासीन हो जाने की बात कर रहे थे। अजीत को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। सुरेश बाबू के घर जाकर पूछने की भी हिम्मत नहीं हुई। तभी शाम को मनीष मुरझाया चेहरा लेकर अजीत के पास आया।
रोने की वजह से उसकी आंखें लाल थी। मास्टर जी, मेरी दीदी को बचा लीजिए। पिताजी ने उन्हें वृंदावन के विधवा आश्रम में भेज दिया है। यहाँ किसी को भी नहीं बताया। दीदी जाना नहीं चाहती थी, पर पिताजी ने ज़बरदस्ती भेज दिए उनको और कहते हैं कि दीदी वापस अब कभी नहीं आएगी। मनीष अजीत से लिपट कर रोते हुए बोला। अजीत की समझ नहीं आया कि मनीषा को किस बात की सज़ा दी गई है आखिर। वो तुरंत सुरेश बाबू के घर पहुंचा और उनसे पूछा, आपने मनीषा को इतनी बड़ी सज़ा क्यों दी? वे बोले, विधवा होकर जब तक संसार के मोह माया में रहेगी, अपने मन को शुद्ध नहीं कर पाएगी। तुम्हारे आने से उसकी हिम्मत और बढ़ती जा रही थी। जब भगवान ने उसे उसके माथे पर विधवा का दाग लगा दिया है, तो हम कैसे मिटा सकते हैं? भाग्य का लिखा। तुम जैसे नौजवान बातें तो बड़ी बड़ी करते हो, पर क्या तुम उसके माथे पर लगे दाग को मिटा सकते हो? हाँ, मैं मिटाऊंगा उसके माथे पर लगे उस दाग को जिसकी जिम्मेदार वो नहीं है। मैं उसके माथे पर सौभाग्य का सिंदूर लगाऊंगा। अजीत ने दृढ़ता से कहा और अपने परिवार को लेने चला आया। पापा तो मान गए थे, पर माँ को मनाना इतना आसान नहीं था। माँ रोते हुए बोली, क्या इसी दिन के लिए पढ़ लिख कर मास्टर बना था कि विधवा के माथे का दाग पोंछना पड़े? हाँ माँ, शायद शिक्षक हूँ, इसीलिए इस बुराई को दूर करने के बारे में सोच सकता हूँ। दूसरों को तो बहुत ज्ञान देते हैं हम, पर खुद अमल नहीं करते। माँ, दाग तो चाँद में भी होता है, पर वो तो उसकी गलती नहीं है। आज हमारे परिवार में ऐसा कुछ हो जाए तो क्या उसे कलंक या दाग कह पाएंगे हम? नहीं माँ, तुम भी तो एक औरत हो। दूसरी औरत की पीड़ा तुमसे अच्छा और कौन समझेगा? मैंने सुरेश बाबू को वचन दिया है। माँ, चलिए मनीषा को अपनी बहू के रूप में स्वीकार करिए। यदि मैंने हमेशा आपको और पापा को सम्मान का और प्रेम दिया है, आपकी हर बात को सिर आँखों पर लिया है, तो आज पहली बार मैं आपसे मनीषा को मांगता हूँ। मुझे मनीषा दे दीजिए। बेटी की बात सुनकर माँ को अपनी जिद छोड़नी ही थी। अजीत को गले लगाकर बोली, मुझे तुम पर गर्व है। तू मेरा सपूत है, सपूत। तेरे चांद को लाने की तैयारी करते हैं। अब चल। मनीषा चांद बनकर अजीत की ज़िंदगी में आने वाली थी। भाग्य के दाग जैसे लगते हैं अचानक, वैसे मिटते भी हैं अचानक।